एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को जो भी डिजीज़ होती है उसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट हम इसी लैब में करते हैं। तो जब भी कोई डिजीज़ हो किसी फिश में तो हमें कैसे पता चलती है पहले कि उसमें कोई डिजीज़ है? ह्यूमंस में डिजीज़ हो तो क्या हो जाता है? नहीं, कैसे पता चलती है? सिम्टम्स। तो सिमिलरली क्या होता है, फिश में भी सिम्टम्स आ जाते हैं डिजीज़ के। अब फिश में क्या सिम्टम्स होते हैं? नॉर्मल फिश तो आप सब ने देखी होगी। जो ये डिजीज्ड फिश होती है इसका जो पहले होता है स्विमिंग बिहेवियर वो चेंज हो जाता है। जैसे फिश नॉर्मली स्विम कर रही होती है वो वैसे स्विम नहीं करती है, या तो वो सरफेस पे ही रह जाती है या उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। इस वजह से एक फार्मर बोल सकता है कि फिशेस में कुछ प्रॉब्लम है। फिर जब फिश को हम पानी से बाहर निकालते हैं और उसको एग्जामाइन करते हैं तो डिजीज फिश में हम कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखते हैं। उसका जो स्किन होता है वो रेड हुआ होता है, मतलब उसमें हेमोरेज होते हैं, या उसकी आईज वो वाइटिश हुई होती है या थोड़ी सी बाहर आई होती है, एक्सोप्थेल्मिया जिसको बोलते हैं, या उसको जो बेली होती है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग होती है। ये मेन सिम्टम्स है जो हम देख सकते हैं। या कहीं पे फिश में जो स्केल्स होती है वो इरोड हुई होती है। ये मेन सिम्टम्स है डिजीजेस के। फिर जो ही किसी फार्मर को लगता है कि उसकी जो मछली है वो बीमार है, वो हमारी लैब को ये भेजेगा फिशेस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पहले बाहर से सिम्टम्स देखते हैं कि फिशेस में क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स की वजह पे हम बोल सकते हैं कि ये डिजीज़ क्या हो सकती है। डिजीज़ जो होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, या और क्या होता है, पैरासाइट भी होता है। बैक्टीरियल डिजीजेस के सिम्टम्स यही होते हैं, हेमोरेज होता है या एक्सोप्थेल्मिया होता है। जो फंगल है, फंगल में थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, एक कॉटन पैच सा हमें दिखाई देता है फिश पे। देखा है आपने, पढ़ा है, फोटोज पे देखा है। तो वो होता है कि वो क्या है, फंगल डिजीज है। और वायरल डिजीजेस का एज सच कोई सिम्टम नहीं होता है, ना ही वायरल डिजीज में सिम्टम होता है, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है। जब भी किसी फार्म को इन्फेक्ट करती है वो उस फार्म को खत्म कर देती है। लेकिन एक्टोमीन जो बॉडी को आउटसाइड अटैच होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। तो पैरासाइट्स तो हम ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हम बोल सकते हैं ये कौन सा पैरासाइट है, और अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। आज हम मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो बैक्टीरिया पे रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्फेस्टेशन कॉज करता है वो होते हैं बैक्टीरिया, और वो बहुत टाइप के होते हैं। कोई फिश बैक्टीरिया जो आपको पता हो, कोई भी, डरने के बगैर बोलो। फ्लैव बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एज सच कोई डिजीज नहीं करता है, वो यूजुअली फिशेस के साथ एसोसिएट होता है। वो तो हमारे हाथों में भी होता है, लेकिन डिजीज वो कोई कॉज नहीं करता है। हाँ जी, सीडोमोनास और एरोमोनास। एरोमोनास जो है वो सबसे प्रेवलेंट है यहाँ, एरोमोनास हाइड्रोफिला। जो मैक्सिमम डिजीजेस यहाँ फिशेस में होती है वो होती है बिकॉज ऑफ एरोमोनास हाइड्रोफिला। ये जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसमें यही बैक्टीरियल डिजीज के सिम्टम्स क्या मैंने बोले, तो यही। अब हमारे पास कोई फिश है तो उसमें हमने ये सिम्टम्स देखी। अब हम कैसे डायग्नोज करें, कैसे कंफर्म करें कि ये एरोमोनास ही है? क्या करेंगे सबसे पहले, कुछ आइडिया है आपको? कल्चर करेंगे। कल्चर के लिए कैसे करना होता है, हम कोई मीडिया लेते हैं, चाहे ब्रॉथ हो या अगार हो। ब्रॉथ और अगार में डिफरेंस पता है? ब्रॉथ जो होता है वो लिक्विड मीडिया होता है, और अगार जो होता है बिकॉज ऑफ अगार उसमें होता है तो वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, जेल टाइप होता है। हम फिश से स्वैब लेते हैं, लेकिन अंडर स्टराइल कंडीशंस, मतलब उसमें कोई और कंटामिनेशन का खतरा नहीं होना चाहिए। हम वो लेते हैं, उसको हम ये कल्चर करते हैं या ब्रॉथ में या प्लेट कल्चर की। प्लेट मीन्स अगार। जब हमने उसको अगार में डाला तो 24 आवर्स हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं एट 37 डिग्री।
पहले जो ये था ये साफ प्लेट था, ये मैंने कोई, ये आप न्यूट्रिएंट अगार नहीं है, ये आरएस प्लेट है, वो मैं आपको अभी बोलूँगी वो क्या होता है। ये साफ था, मैंने स्ट्रीकिंग की इस पे, ऐसे लाइन से स्ट्रीकिंग करते हैं, फिर मैंने इसको इंक्यूबेटर में रखा फॉर कितने दिनों रखते हैं, कितने टाइम के लिए, अभी मैंने बोला 24 आवर्स। तो दूसरे दिन मैंने देखी कि इसमें मैंने उसको ग्रो किया न्यूट्रिएंट अगार पे। जब न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रोथ आई, उसके बाद मैंने एक स्लाइड बनाई कॉलोनीज की और उसकी ग्राम स्टेनिंग पता है? ग्राम स्टेनिंग पता है क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा तो बोलो। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है पता नहीं? ग्राम स्टेनिंग एक बेसिक टेक्निक होती है, मतलब उसमें हम स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को, और स्टेन की वजह से समझ आता है हमें बैक्टीरिया किस शेप का है। बैक्टीरिया एज सच तो हम नहीं देख पाते ना, तो हम उसको बेसिकली स्टेन करते हैं, तो स्टेन से हमें समझ आता है इसकी शेप क्या है और इसका ये कॉलोनीज में है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें समझ आ जाती है। जब मैंने प्लेट पे न्यूट्रिएंट अगार पे देखा तो उसमें क्या था, उसमें उसकी जब मैंने स्लाइड्स बनाई तो मैंने देखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग का आपको कोई प्रोसीजर नहीं पता, फैलाते हैं, मानो स्लाइड है, इस पे मैंने बैक्टीरिया को फैलाया थोड़ा सा, उसके बाद हम डालते हैं क्रिस्टल वायलेट, ये प्राइमरी डाई होता है, ठीक है। इसको रखते हैं 1 मिनट, इसके बाद वॉश करते हैं, उसके बाद आयोडीन डालते हैं, उसको भी रखते हैं 1 मिनट, उसके बाद वॉश करते हैं, उसके बाद डालते हैं डीकलराइजर। डीकलराइजर से भी वॉश ही किया जाता है, और उसके बाद डालते हैं सैफरन। जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो कौन सा डाई लेते हैं? वो क्रिस्टल वायलेट लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो बड़ी थिक होती है, तो उस वजह से जो पहला स्टेन हम इसमें डालते हैं वो वापस नहीं निकलता है। हम तो कोशिश करते हैं डीकलराइजर से वो निकल जाए, पर वो नहीं निकलता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो पतला सा होता है, तो डीकलराइजर से वो सारा निकल जाता है। और वो कौन सा स्टेन लेते हैं नेगेटिव वाले? वो लेते हैं सैफरन, क्योंकि उनको क्रिस्टल वायलेट तो ऑलरेडी निकला होता है, इसलिए वो सैफरन लेते हैं। और वो कैसे अपीयर हो जाते हैं? वो हो जाते हैं रेड, क्योंकि सैफरन रेड होता है, और ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं। सिलेक्टिव मीडिया यूज किया, क्या किया यूज? सिलेक्टिव मीडिया मीन्स जो सिर्फ एरोमोनास हाइड्रोफिला के लिए, और एरोमोनास हाइड्रोफिला के लिए जो स्पेसिफिक मीडिया है दैट इज आरएस मीडिया, रिमलर शॉर्ट्स। फिर से मैंने स्वैब लिया, ऑलरेडी जो प्लेट था उससे स्वैब लिया, इस पे स्ट्रीक किया। जब मुझे दूसरे दिन इस पे कॉलोनीज मिली, उसका मतलब क्या था? ये एरोमोनास ही था। हुआ ना कंफर्मेशन। फिर अगर हमें फर्दर पूरा कंफर्मेशन करनी होगी, उसके लिए हम पीसीआर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो हाई जाएगा। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम पीसीआर कर सकते हैं, आप अभी वो रहने दो। आज हम इसका सब कल्चर करेंगे। अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसका ब्रॉथ कल्चर बनाना है, हम कैसे करेंगे? आज मैं आपको वही दिखाऊंगी। मेरे पास ये ऑलरेडी आइसोलेटेड बैक्टीरिया है, हम इसका सब कल्चर करेंगे, ठीक है। सब कल्चर जब भी मुझे करना है, स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल करना है। ये प्लेट ऑलरेडी मेरे पास है, कंटामिनेशन ना इसमें आनी चाहिए ना उसमें आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंटामिनेशन आई तो ये सारा प्लेट खराब हो सकता है। हम लेंगे ब्रॉथ होता है लिक्विड मीडिया, जैसे कि अभी हमने बोला। उसको हम कैसे बनाते हैं? उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। बनाने के बाद वो भी पाउडर जैसी होती है, डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं, क्वांटिटी उस बोतल पे लिखी होती है किसमें कितना डालना है। उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव क्यों करते हैं? स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि डिस्टिल्ड वाटर या पाउडर या हैंडलिंग में कोई कंटामिनेशन हुई तो
ये इथेनॉल है हमारे पास, ये भी किस लिए है? स्टरलाइज। ये लैमिनार जी, लैमिनार एयर फ्लो है। ये भी स्टरलाइजेशन, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो कंटामिनेशन ना हो उसमें से ये हमारे पास मैंने बोला ना ये छोटे छोटे उनको बोलो शोर नहीं। खामोश हो जाओ, साइलेंस। ये हमारे पास ट्यूब्स है, इनको भी हमने ऑटोक्लेव किया है और ये ब्रॉथ भी ऑटोक्लेव वाला ग्रुप भी देखिएगा। तो इसके बाद मैंने क्या बोला, हेनलीज लूप को जो है अच्छे से स्टरलाइज कर, हीट फिक्स करना, पूरा रेड हॉट होना चाहिए। हो गया रेड हॉट। इसके बाद हम ऐसे लेंगे, लेकिन कॉलोनी को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, हम करेंगे नीचे। तो आपके लिए मैं और खोलूँगी, नहीं तो इतना नहीं खोलना होता है क्योंकि बाहर टच किया ना कॉलोनी जहाँ ना हो, उसके बाद मैं यहाँ या मैंने थोड़ा सा, ये नहीं सोचना होता है बस थोड़ा लिया, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसको भी खोलूँगी लेकिन इन फ्रंट ऑफ फ्लेम, फिर इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूँगी। अभी आधे ही करते हैं, हो गया। तो मिक्स किया, अब इसके बाद कहाँ रखना है इसको? इंक्यूबेटर। और जब भी हम यूज़ करते हैं ना हेनलीज लूप, चाहे इसके बाद फिर से यूज़ करना हो या ना हो, इसको स्टरलाइज करना होता है। बस आया समझ। इसके बाद हम इसको पैराफिल्म से सील करते हैं।